इस लेक्चर में बजट फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखती है, उन्हें ध्यान में रख के बजट बनाया जाता है। हम इसमें ये नहीं जानेंगे कि बजट पास करने का प्रोसेस क्या है, वो है पॉलिटी का पार्ट, वो कभी पॉलिटी का हम लेक्चर लेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इसमें जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बजट को जब बनाते समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें गवर्नमेंट देखती है कि इनको देखते हुए बजट बनाना चाहिए। पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे कि बजट क्या है और बजट कब से स्टार्ट हुआ, और ये रेलवे बजट है जो, और जनरल बजट, इसमें क्या फ़र्क है। देखो, बात करते हैं हम 1924 की। 1924 वो साल है। इस साल में जो बजट है, जनरल बजट की बात कर रहे हैं हम, जनरल बजट। देखो, बजट से पहले ये समझो आप, जो बजट वर्ड है ये हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट नाम का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है फिर? आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ ये लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ही बजट पास किया जाता है। नॉर्मल भाषा में बजट बोल देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट में आ जाए प्रीलिम में कि बजट वर्ड, जो बजट वर्ड है ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, तो नहीं है, ये आपको याद रखना है। और बजट को ये समझने से पहले, जो हम जनरल बजट और ये रेलवे बजट पढ़ रहे थे, इससे पहले थोड़ा बेसिक और समझते हैं कि बजट है क्या, क्या मतलब होता है बजट का। देखो, आपके घर से समझते हैं। आपका घर है भाई साहब, आपके घर में क्या है, कुछ पैसा आता होगा, कमाते होंगे। मान लो आपके फादर या मदर की इनकम में जो भी पैसा आता है, कमाते हैं, फिर उसे खर्च करते हैं। यानी कि जो पैसा आ रहा है आपके पास इनकम से, जो आपकी कमाई हो रही है, आई है, मंथली इनकम है, वो हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू साल का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पूरे साल का बजट तैयार किया जाता है। तो जो आपके घर में आ रहा है मंथली या सालाना, वो हो गया रेवेन्यू, यानी कि आपका जो भी इनकम है। फिर हो गया एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा, जितना आपने साल में या महीने में जो खर्चा किया है वो एक्सपेंडिचर, यानी कि आपका जितना पैसा आएगा, जितनी इनकम होगी, उसके हिसाब से आप खर्चा करोगे। गवर्नमेंट भी तो यही करती है, गवर्नमेंट का भी यही है, जो उसके पास जितना उसने कमाया है, फिर पूरा इंडिया को देखते हुए, पूरे देश को देखते हुए खर्चा करेगी कि कितना खर्चा किस पे करना है, कितना किस पे नहीं करना है, हमारे पास कितना रेवेन्यू आया है, कहाँ से आया है, टैक्स लगा के आया है या नॉन टैक्स के जरिए आया है। मतलब कुछ चीज़ें मान लो गवर्नमेंट ने बेची हैं, खरीदी हैं, या इनसे आया है। तो ये सब कुछ से जो पैसा आता है उसको कहाँ पे खर्च करना है, ये सारा प्रोसेस ही कहलाता है बजट। यानी कि जैसे आपका घर का बजट है कि मान लो आपने 10,000 रुपये कमाए, तो आपको क्या क्या खरीदना है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट पूरे देश के लिए बजट बनाती है। अब ये बजट को समझते हैं 1924 से। 1924 ये साल है। इस समय पे एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था ऑकवर्थ कमेटी। एक विलियम ऑकवर्थ नाम का आदमी था, तो अंग्रेजों ने ये कमेटी बैठाई। इसने ये रिकमेंडेशन दी, इसने ये सलाह दी कि रेलवे बजट है ना, जो रेल का, उसको जनरल बजट से अलग कर दिया जाए। यानी कि पहले बजट एक ही होता था। 1924 से पहले अंग्रेजों के ज़माने में भी पूरे ब्रिटिश इंडिया का एक ही बजट पास होता था। लेकिन 1924 में ऑकवर्थ कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि रेलवे बजट को अलग करो, और एक इस बजट में दो पार्ट में बांट दिया, बजट को रेलवे बजट में बांट दिया और एक जनरल बजट। यानी कि रेल का बजट जो है, रेल में जितना खर्चा और रेवेन्यू जो हुआ उसका अलग होगा सारा प्रोसीजर, और जो जनरल बजट है वो अलग होगा। फिर ये चलता रहा भाई साहब लगभग 92 ईयर्स तक, आज़ादी के बाद तक भी ये चलता रहा। लेकिन फिर 2016 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब हम जो जनरल बजट और रेलवे बजट अलग किए थे, इनको दोबारा से इकट्ठा कर देंगे। अब एक ही बजट पास होता है। 2017 में पहली बार 92 ईयर्स के बाद एक सिंगल बजट पास हुआ, पेश किया। अरुण जेटली उस टाइम पे थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर, अरुण जेटली जी, जो अभी मर चुके हैं, लेट अरुण जेटली जी। ये 2017 में इन्होंने पहला बजट पास किया जो यूनियन बजट था, यानी कि एक जनरल बजट था, एक उसमें रेलवे बजट भी और जनरल बजट दोनों इकट्ठा पेश किए, प्रेजेंट किए। और देखो एक और चेंज किया। पहले क्या होता था, फरवरी के लास्ट में, लगभग 28 फरवरी को ये पेश किया जाता था जब बजट सेशन चलता था। बजट सेशन चला भाई साहब, पार्लियामेंट का बजट सेशन में क्या हुआ, पेश करते थे बजट को, कब, लास्ट में, फरवरी के लास्ट में। लेकिन ये भी प्रोसीजर तो जो था, ये भी
कन्वेंशन थी, ये भी चेंज कर दी। अब फरवरी के स्टार्टिंग में ही बजट को पेश किया जाता है 1 फरवरी को। अब 1 फरवरी आने वाली है भाई साहब, 1-2 दिन बाद। आज कितनी तारीख है? आज 30 जनवरी है। 1 फरवरी को फिर बजट पेश किया जाएगा। इस साल का बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बजट सेशन स्टार्ट के पहले दिन ही बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब इसमें देखो और सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे मान लो इसमें अप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है, फाइनेंस बिल पेश किया जाता है। अब ये अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाते हैं, फाइनेंस बिल पास हो जाते हैं, तो लास्ट में ये फाइनेंस बिल होता है, तो बजट पास समझ लिया जाता है। ये जो सारा प्रोसीजर है ये पॉलिटी का पार्ट है, कि ये आप लक्ष्मीकांत की बुक है जो पार्लियामेंट एक चैप्टर है उसमें दिया हुआ है बजट कैसे कैसे पास होता है, कौन कौन से बिल पेश किए जाते हैं, सप्लीमेंट्री डिमांड बहुत सारी ऐसी होती हैं, कट होते हैं, कट मोशन बहुत सारे, टोकन कट वगैरह, पॉलिसी कट वगैरह। तो ये उसमें पॉलिटी की बुक में आप पढ़ लेना, कई बार हम डिस्कस भी करेंगे आगे भी अगर ये न्यूज़ में रहा। अभी इसमें इकोनॉमी का पार्ट पढ़ेंगे हम, सिर्फ इकोनॉमी से कि बजट को जब बनाया जाता है तो गवर्नमेंट क्या क्या ध्यान देती है। तो ये पार्ट एक ये और ध्यान रखना है कि इसमें लोकसभा की ज़्यादा पावर होती है बजट को पास करने में, क्योंकि बजट क्या एक मनी बिल होता है, और मनी बिल में ज़्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। ये राज्यसभा के पास भेजा जाता है, तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। अगर वो भेज देती है इसे वापस 14 दिन में तो ठीक है, नहीं भी भेजती है तो 14 दिन में पास समझ लिया जाता है कि राज्यसभा ने पास कर दिया। फिर लोकसभा के पास इसे भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट फिर उस पर करते ही करते हैं, क्योंकि कन्वेंशन ये है कि गवर्नमेंट जब भेजती है प्रेसिडेंट के पास, यानी कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास भेजती है साइन, तो प्रेसिडेंट क्या है इसे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। रिकंसिडरेशन यानी कि दोबारा से कंसीडर करे गवर्नमेंट, नहीं, इसे गवर्नमेंट नहीं मतलब गवर्नमेंट जब भेजती है प्रेसिडेंट के पास तो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते प्रेसिडेंट, उन्हें पास करना ही होता है। लेकिन हाँ, अगर चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ये उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि वीटो पावर बोल सकते हो प्रेसिडेंट के पास रिजेक्ट करने की, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। तो ये भी आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं कि बजट फॉर्मुलेट करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखती है गवर्नमेंट। इस साल 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है बजट। ये आशंका लगाई जा रही है कि जो कंसर्न है, परेशानियां हैं अभी कोविड-19 के दौरान हमारे इंडिया में, जैसे ग्रोथ कम है, इन्फ्लेशन महंगाई ज़्यादा है, स्पेंडिंग खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको एड्रेस करेगा ये नया बजट जो पास होगा। मेजर कंपोनेंट क्या हैं बजट के? 3 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा कितना होगा इस साल का। दूसरा है रिसिप्ट, कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया, कितना कमाई की गवर्नमेंट ने इस पिछले साल में। फिर है डेफिसिट इंडिकेटर, कितना घाटा होने वाला है, कितना घाटा हुआ है, ये सब इंडिकेटर होंगे इसमें। ये सारे इंडिकेटर हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली इसमें। इनके बेस पे कि इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लाइबिलिटी। देखो असेट और लाइबिलिटी को भी समझना जरूरी है। यूपीएससी से जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ से ही आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है और मेंस में भी सब वही होते हैं बेसिक आपके। जो असेट है, असेट का मतलब संपत्ति, कितना आपके पास संपत्ति है। इसमें कैपिटल भी हो सकती है, पूंजी, पैसा, मनी आपके पास है कुछ, मान लो आपके पास जमीन है वो भी हो सकती है, घर है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एसेट्स में। लायबिलिटी का मतलब है आपके ऊपर उत्तरदायित्वता, यानी कि आपने किसी से लोन लिया है, ये आपको देना है किसी को, तो ये हो गया लायबिलिटी। यानी कि लोन आपने लिया है किसी से, आपको देना तो पड़ेगा ना। मान लो ए आदमी ने बी आदमी से लोन लिया या बैंक से लोन लिया पीएनबी से, तो ये पीएनबी को चुकाना तो पड़ेगा, तो ये उस आदमी की लायबिलिटी है। यानी कि गवर्नमेंट की भी वो लायबिलिटी होती है। मान लो किसी गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट से लोन लिया, या मार्केट से आरबीआई से लोन लिया है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर आईएमएफ से लोन लिया है, या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ क्या है इनके बारे में जानना तो स्पेशल लेक्चर पढ़ा हुआ है ये इकोनॉमी की प्ले लिस्ट में, उसमें जाके देख सकते हो। तो इसका जो इफेक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है असेट और लायबिलिटी पे, इसमें इसको देखते हुए टोटल जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, खर्चा वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट की कितनी संपत्ति इंक्रीज हुई है पिछले साल में, कितना कमाया है उसने संपत्ति। संपत्ति किसी में भी हो सकती है भाई साहब। मान लो संपत्ति का मतलब है कि कितना उसने ऐसी असेट क्रिएट की है जो ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब है बहुत समय तक चलने वाली। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने पिछले साल बहुत सारे स्कूल बना दिए या हॉस्पिटल बना दिए। अब ये 1-2 दिन तो चलेंगे नहीं ना, ये कब तक, सालों तक, सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक भी चल सकते हैं, रिपेयरिंग करते रहे उन्हें। तो ये पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है खर्चा, कि स्कूल बनाने में कितना खर्चा किया, हॉस्पिटल बनाने में कितना खर्चा किया, जो ये खर्चा आया ये किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यानी कि
जब हम स्कूल या हॉस्पिटल बनाते हैं तो हमारी असेट संपत्ति तो इंक्रीज होगी ना, क्योंकि हमारे पास स्कूल हॉस्पिटल हैं, बहुत सालों तक चलेंगे, असेट बन गई हमारी, इंक्रीज हुई। या हमने मान लो कोई मशीन खरीदी, एक मशीन जो फैक्ट्री में काम होती है, वो मशीन भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बहुत सालों तक चलेगी मशीन, एक दो दिन थोड़ी ना चलेगी। तो ये ड्यूरेबल नेचर की देखी जाती है सिर्फ असेट्स। फिर दूसरा देखा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिड्यूसिंग रिकरिंग लाइबिलिटीज, यानी कि लाइबिलिटी का रिड्यूस होना। जो हमने लोन लिया था उस लोन में कितनी घटौती हुई है, यानी कि हमने जो लोन चुकाया कितना चुका दिया, ये देखते हैं, यानी कि हमारी लाइबिलिटी कितनी खत्म हुई है, रिड्यूस हुई है, कम हुई है, ये आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू का मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, जो दिन प्रतिदिन में जो खर्चा आ रहा है आपका, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ऐसा मान लो, देखो जब आप स्कूल में एडमिशन कराते हो, स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन कराते हो, तो आपको एक एडमिशन फीस देनी पड़ती है जो पूरे साल की होती है, पूरे साल की। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये समझ लो। और डे टू डे एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपको, मान लो आपके माता पिता पेरेंट्स दिन प्रतिदिन आपको पॉकेट मनी देते हैं कि आज 10 रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, आपने खर्च कर दिए, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कुछ इसी तरह का, यानी कि जो ड्यूरेबल नेचर का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि इसमें कोई असेट संपत्ति क्रिएट नहीं होती, इसमें कोई भी संपत्ति क्रिएट नहीं होती, और ना ही इसमें कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, ना ही आपने कोई लोन कर चुका है, ना ही आपने कोई स्कूल हॉस्पिटल बनाए। सिर्फ किसमें, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज, मजदूरी किसी की पेमेंट कर दिया, सैलरी दे दी गवर्नमेंट स्टाफ की, गवर्नमेंट जो सरकारी अफसर हैं उनकी सर्विस में जो कर रहे हैं सर्विस, उनकी सैलरी दे दी, या सब्सिडी दी है, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, यानी कि किसानों को जो सहायता दी है, पैसा दिया है, सब्सिडी दी है, या इंटरेस्ट पेमेंट दिया है, मतलब लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है आपने, उससे देखो लोन नहीं कम हो रहा है, आपने इंटरेस्ट दिया है ब्याज पे जो इंटरेस्ट दिया है, लोन किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन इंटरेस्ट, जो लोन पे इंटरेस्ट ब्याज दिया है आपने, वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब है कि जो एक्सपेंडिचर है उसको देखो ये किस किस सेक्टर को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसके बेस पे भी एक्सपेंडिचर को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। जैसे देखो, पहला है जनरल सर्विस। जो जनरल सर्विस में कोई भी सर्विस हो सकती है, जिस जो खर्चा होता है उस पर, वो आता है इस जनरल सर्विस में एक्सपेंडिचर। एक आता है इकोनॉमिक सर्विस वाला एक्सपेंडिचर, इसमें आता है जैसे ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा हुआ है, जैसे मान लो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ है, या कम्युनिकेशन पे खर्चा हुआ है, जैसे मान लो रोड बनाया है, रेलवे बनाई है, या मान लो कोई पोर्ट बनाया है, कम्युनिकेशन के लिए कोई कुछ भी बनाया है, रूरल डेवलपमेंट के लिए मान लो रूरल रोड बनाया है, पावर स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा किया है, बिजली के खंभे गाड़े हैं वहाँ पे, तो ये सब इकोनॉमिक सर्विस के एक्सपेंडिचर होते हैं। एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर में सोशल सर्विस वाले एक्सपेंडिचर, ये जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च किया है, मान लो कोई स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, डिस्पेंसरी बनाई है, तो ये जो खर्चा आता है इसे सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर को कह सकते हैं। ये देखो डिफरेंट सेक्टर में जो खर्चा हो रहा है उसके बेस पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड, दान दे दिया या कोई और कंट्रीब्यूशन है, सहायता दी, ये सब किस में आता है, ग्रांट इन एड में एक्सपेंडिचर आता है। अब देखो जो इकोनॉमिक और सोशल सर्विस पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, उसको मिला के हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। यानी कि ये डेवलप करने में तो क्या है, जैसे मान लो स्कूल और हॉस्पिटल बनाए तो ये डेवलपमेंट ही तो होगा। इकोनॉमिक सर्विस में जैसे रोड बनाए, पोर्ट बनाए, रेलवे बनाई, तो ये क्या हो रहा है, विकास ही तो हो रहा है देश का, तो इसे डेवलपमेंट, विकास वाला डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। इसमें दूसरा ये है कि इसका इफेक्ट असेट क्रिएशन पे या लायबिलिटी रिडक्शन पे क्या पड़ रहा है, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो हमने ऊपर पढ़ा। अब जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है, यानी कि गवर्नमेंट जो पैसा उसके पास इनकम आती है, मनी आती है, वो रिसिप्ट जो आती है, ये 3 कंपोनेंट होते हैं उसमें। एक तो है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है ये नॉन डेट रिसिप्ट, फिर है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसको देखो ऐसे पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट और एक है फिस्कल डेफिसिट, 3 कंपोनेंट ये हो गए। अभी हम पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को, यानी कि गवर्नमेंट ने जो कमाई की है उसको एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया रेवेन्यू रिसिप्ट। किसको बोलेंगे, जो टैक्स या नॉन टैक्स सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास पैसा आया है, इनकम की है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रिसिप्ट में देखो कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, यानी कि किसी से लोन ले लिया गवर्नमेंट ने, कर्ज नहीं लिया है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, RBI से अपने देश में ही, या कोई
जारी करके, बॉन्ड वगैरह करके, ऐसे कोई लोन नहीं लिया है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट में सिर्फ टैक्स से जो पैसा कमाया है, टैक्स लगाया, इनकम टैक्स लगाते हैं भाई साहब, कंपनी पे टैक्स लगाया, किसी पे लगाया, उस टैक्स से जो पैसा आता है, या नॉन टैक्स से, जैसे मान लो कोई फी लगा दी, चार्ज लगा दी, कोई मान लो किसी पे असेट वगैरह कोई बिल्डिंग है वो किराए पे दे दी, उससे जो पैसा कमाया है गवर्नमेंट ने, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। नेक्स्ट है नॉन डेट रिसिप्ट, यानी कि ऐसा इनकम जिसमें कोई भी कर्ज नहीं होता गवर्नमेंट पे, ये कैपिटल रिसिप्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या है, लायबिलिटी जनरेट नहीं करता, कैपिटल रिसिप्ट में ही आता है। लेकिन गवर्नमेंट पे क्या है, इसमें क्या है, जैसे लोन लिया गवर्नमेंट ने, लोन लिया तो यानी कि डेट, कर्ज हो गया, डेट का मतलब है कर्ज, ये डेट, ये DAT डेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, DEBT डेट मतलब कर्ज, जो डेट है, कर्ज है, लोन है जो गवर्नमेंट ने लिया, वो तो लायबिलिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल रिसिप्ट में, जो कैपिटल रिसिप्ट में जो हमारा लोन क्रिएट नहीं करता, यानी कि गवर्नमेंट के लोन के पार्ट में नहीं आता। देखो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट पढ़ रहे हैं, पहले हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो आते हैं जो खर्चा हुआ है, और इसमें हम ये पढ़ रहे हैं जो हमने अर्न किया है, कमाया है। तो नॉन डेट रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, लेकिन इसमें लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती क्योंकि लोन नहीं लिया कोई। कैसे कमाया फिर ये पैसा, ये रिकवरी ऑफ लोन, जैसे हमने कोई लोन दिया है किसी दूसरी गवर्नमेंट को, या किसी को भी लोन दिया, गवर्नमेंट ने लोन दिया है, तो गवर्नमेंट ने वो पैसा लिया है अपना वापस, उसने वापस कर दिया, तो ये क्या आ गया, नॉन डेट रिसिप्ट में आ गया, क्योंकि कर्ज नहीं हो रहा गवर्नमेंट का, क्योंकि पैसा लिया है अपना। दूसरा है प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जैसे मान लो गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, PSU है, इसकी हिस्सेदारी, शेयर बेच दिया, और शेयर बेचने के बाद कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने, किसी कंपनी ने खरीद लिया, जो ये पैसा आया गवर्नमेंट के पास, तो ये क्या आया, डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए आया, यानी कि अपनी असेट्स बेच रही है, हिस्सेदारी बेच रही है गवर्नमेंट, उससे जो पैसा आया है, उससे गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती, उसके पास ये नॉन डेट रिसिप्ट है। नेक्स्ट है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट का कर्ज बढ़ा देता है, लोन बढ़ा देता है, ऐसा कैपिटल रिसिप्ट, ये लायबिलिटी बढ़ा देता है, और फ्यूचर पेमेंट की कमिटमेंट होती है गवर्नमेंट की, जैसे किसी से लोन लिया, कर्ज लिया, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, RBI से, किसी से भी, कैसे भी लोन लिया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं, लेकिन डेट क्रिएटिंग, ये कर्ज बढ़ाते हैं गवर्नमेंट का। नेक्स्ट अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसे पढ़ते हैं, ये थोड़े डेफिसिट वाले पार्ट है, डेफिसिट कंपोनेंट है इसमें, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। देखो इसमें क्या है, इसके लिए अलग से पेज लेंगे हम, पहले इसमें समझते हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि देखो टोटल आपका इनकम हुआ, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, घाटा होगा गवर्नमेंट को, यानी कि कमाई कम है, इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा माइनस टोटल इनकम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। इसमें जो सम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट भी होती है, नॉन डेट रिसिप्ट भी होती है, यानी कि जो भी इनकम जिस भी पार्ट से कमाई है, रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन डेट रिसिप्ट सारा होता है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट को टोटल बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। किस तरह से, ये देखो इसमें समझते हैं, अलग पेज लेते हैं इसके लिए। ये मान लो भाई साहब, फिजिकल डेफिसिट को मैं FD लिख रहा हूँ, ये बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जितना खर्चा किया गवर्नमेंट ने उसमें से हम जो कमाई की उसको घटा दें, यानी कि खर्चा ज़्यादा हो गया तो हमारा ये आ जाएगा किसमें, फिजिकल डेफिसिट में। लेकिन जो टोटल ये रिसिप्ट है इसमें बोरोइंग नहीं आती, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कि जो पैसा उधार लिया है उसको घटा दें इसमें से, क्योंकि इसलिए फिजिकल डेफिसिट में क्या है, अब देखो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों लिखा है इसमें, इसलिए लिखा है अब खर्चा ज़्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने, कमाई कम थी, तो अब गवर्नमेंट जो खर्चा ज़्यादा किया वो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास, तो कहाँ क्या करेगी सरकार, लोन लेगी, बोरो करेगी, उधार लेगी, RBI से लेगी या मार्केट से लेगी, शेयर जारी करके, बॉन्ड जारी करके, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके, तो बोरो करेगी। तो इसलिए फिजिकल डेफिसिट को हम टोटल बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, टोटल बोरिंग, जितना गवर्नमेंट ने साल में उधार लिया है वो क्या है, फिजिकल डेफिसिट है। तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दें, फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दें, यानी कि गवर्नमेंट ने लोन पे जितना इंटरेस्ट ब्याज पे किया है
ब्याज पे किया है वो आ गया प्राइमरी डेफिसिट। ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन टेकन बाय गवर्नमेंट इन अर्लियर केस। तो ये आप याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट कह सकते हो आप, देखो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि जितना रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जितना शॉर्टेज ऑफ फंड है, शॉर्टेज ऑफ फंड यानी कि कमी, फंड की कमी, पैसे की कमी, किसके पास? गवर्नमेंट के पास जितनी कमी है, किसके लिए? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डे टू डे अफेयर्स के लिए, दिन प्रतिदिन के काम करने के लिए जितने पैसा की कमी है, शॉर्टेज ऑफ फंड है गवर्नमेंट के पास, ये क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि ये हो गया। इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर डिडक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट में से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हम घटा दें, क्योंकि फिर क्या बच जाएगा? फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पार्ट बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं इकोनॉमी पे? जो बजट फॉर्मुलेट किया जाता है, इसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, क्यों गवर्नमेंट इसे बनाती है? देखो गवर्नमेंट क्या है, इसके जरिए डिमांड को कंट्रोल करना चाहती है इकोनॉमी में। बजट के जो संकेत जाते हैं, प्रभाव पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पे, यानी कि इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, कितनी मांग है, लोग कितना मांग कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, उसी के हिसाब से देखो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो फैक्ट्रीज में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसको कंट्रोल करती है बजट के द्वारा गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर ये ज़्यादा रहेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी। देखो गवर्नमेंट जितना ज़्यादा खर्चा करेगी, मान लो कोई स्कीम चला रही है या उसने कोई प्राइवेट गुड्स और सर्विसेज परचेज किए हैं, तो पैसा किसके हाथ में जाएगा? लोगों के हाथ में जाएगा भाई साहब। क्योंकि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, खर्चा, सब्सिडी दिया किसानों को, तो किसानों के हाथ में पैसा आएगा, वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, तो फिर फैक्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो इससे डिमांड जनरेट हुई ना। नेक्स्ट है सारे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जितने भी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये क्या है? ये इनकम को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, तो आपकी इनकम पहले 100 रुपये दी, अब टैक्स था पहले 20%, 20 रुपये दे देते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, 20 से कर दिया 50 मान लो, अब आपके हाथ में 50 रह गया, 50 आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, 50 रुपये रह गया, यानी कि आपकी डिमांड तो रिड्यूस हो जाएगी ना, आप ज़्यादा डिमांड करोगे ही नहीं, जो बेफालतू की चीज़ आप खरीदते थे वो नहीं खरीदोगे। तो टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा के गवर्नमेंट क्या करती है? डिमांड को घटा सकती है, रिडक्शन कर सकती है प्राइवेट और एग्रीगेट डिमांड में। फिर अगर देखो एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो, एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो का मतलब है ऊपर एक्सपेंडिचर रखो, बटे में जीडीपी कर दो, डिवाइड कर दो जीडीपी से, ये रेशो आ गया अनुपात एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो। अगर इसमें रिड्यूस हुआ यानी कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर घटा दिया, जब एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो घटा या फिर रिवेन्यू रिसिप्ट और जीडीपी रेशो बढ़ा, ये देखो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, देखो एक्सपेंडिचर बटे में जीडीपी कर दिया हमने, जितना खर्चा हुआ गवर्नमेंट को और जितनी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं जीडीपी को, ये जितना घटा, रिड्यूस हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर घटाया। देखो जैसे मान लो एक्सपेंडिचर था 10 रुपये, जीडीपी थी 15 रुपये, अगर ये मान लो 10 रुपये घटा दें, हम घटा दें 5 रुपये कर दें, तो क्या हुआ? ये सारा अनुपात ही घट जाएगा ना, है कि नहीं? अगर ये 10 से हम 20 कर दें तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी कि एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो भी तो बढ़ेगा। ऐसे समझते हैं, दूसरा पेज लेके समझते हैं इसे, यहाँ आते हैं इसमें। जैसे मान लो ये एक्सपेंडिचर था, ये जीडीपी था नीचे, जीडीपी, अब ये मान लो पहले था 30 रुपये और ये 15 रुपये जीडीपी, अगर ये अब कितना आ रहा है? डिवाइड करो 15 दूनी 30, 2 रुपये, यानी कि 2 अनुपात आ गया एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो। अगर गवर्नमेंट मान लो इसको घटा दे, एक्सपेंडिचर को मान लो 15 कर दे, एक्सपेंडिचर को, जीडीपी 15 ही है, तो 1 आ गया, यानी कि एक्सपेंडिचर जब घटाया, रिड्यूस किया 30 से 15, तो एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो भी तो घटा। और अगर मान लो इसको बढ़ा दे, 30 से 45 कर दे, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो भी तो बढ़ेगा, 3 आ जाएगा रेशो भाई साहब। इसी तरह से ऐसे समझना आपको। तो अगर एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो में रिडक्शन हुआ या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट जीडीपी रेशो में इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट जितना, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जितनी इनकम हुई है गवर्नमेंट की,
और बटे में जीडीपी, यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स ज़्यादा लगाया होगा, टैक्स या नॉन टैक्स रिवेन्यू जो भी आया टैक्स ज़्यादा लगाया होगा तभी तो आया। टैक्स जब ज़्यादा लगाया तो भाई साहब पब्लिक के हाथ में पैसा कम रह गया, तो इससे क्या होगा, पब्लिक के हाथ में पैसा कम रह गया तो इससे डिमांड जो क्या है रिड्यूस हो जाएगी। इन दोनों केसेस में एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो अगर रिड्यूस होगा, कम होगा, या रिवेन्यू रिसिप्ट जीडीपी रेशो इंक्रीज होगा, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना। वाइस वर्सा का मतलब है अगर इसको रिडक्शन की जगह इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज की जगह रिडक्शन हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी उसे डिमांड को इंक्रीज करने में यूज करेगी। उल्टा केस आप खुद समझ लेना। इसी सिमिलर रीजन में अगर फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशो कम हो जाएगा और प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी रेशो ये कम हो जाएगा दोनों, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी डिमांड इनके जरिए। क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट कम होने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही, उधार नहीं ले रही, समझ रहे हो। अब उधार नहीं ले रही तो पैसा खर्च नहीं करेगी, पैसा खर्च नहीं करेगी तो गवर्नमेंट जब पैसा खर्च नहीं करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। ये भी वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे रिडक्शन की जगह इंक्रीज लगा दें तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, डिमांड को इंक्रीज कर देगी दूसरे स्टेप में। तो डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं इनके डिफरेंट इफेक्ट पड़ते हैं डिफरेंट क्लासेस के इनकम पे बजट में। जैसे कोई भी मान लो अमीर है, गरीब है, उस पर अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे मान लो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आती है या फूड सब्सिडी आती है, गवर्नमेंट ने मान लो फूड सब्सिडी दी, मान लो पैसे के लिए सहायता, मतलब फूड के लिए पैसा दिया, सहायता दी गरीब लोगों को, तो उनके पास पैसा है, वो खरीदेंगे जाके, जब वो खरीदेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी ना, इनके जरिए इनकम बढ़ा सकती है पुअर पीपल की ऐसी स्कीम और सब्सिडी के जरिए। अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे दे तो अमीर आदमी भाई साहब टैक्स बढ़ता है, जिसकी लगभग 5 लाख से ऊपर इनकम है, टैक्स शुरू हो जाता है हमारे इंडिया में। इस साल का बजट आएगा उसमें देखो ये टारगेट है जो इनकम का, घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये जो अगर टैक्स लगाएगी अमीर लोगों पे तो उनके पास पैसा घट जाएगा, तो इसके जरिए भी तो गवर्नमेंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है ना। अगर मान लो कंसेशन छूट दे दी कॉर्पोरेट टैक्स में तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर छूट देंगे टैक्स में ये पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ेगा कॉर्पोरेट इनकम पे, यानी कि वो ज़्यादा, मान लो कॉर्पोरेट इनकम का मतलब कंपनी पे जो टैक्स लगाया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, तो उस केस में कंपनी ज़्यादा खर्चा करेगी और मान लो अपनी नई ब्रांच बना दे और ज़्यादा प्रोडक्शन करे, तो ये पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ सकता है। जो दोनों हैं, राइज इन एक्सपेंडिचर या फिर जो आपके कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन, ये दोनों ही फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट के को। देखो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी या कॉर्पोरेट टैक्स में कम कर देगी कटौती, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कमाएगा, टैक्स कमाने का मतलब उसकी इनकम कम हो रही है, इनकम रिड्यूस हो रही है, और एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा करेगा तो गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा। दोनों केस में पैसा तो खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, एक जगह पैसा कम आ रहा है, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इस केस में फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। और एक बात और याद रखनी है, जब भी फिस्कल का नाम आए, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट, ये मतलब इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और जब मॉनेटरी डेफिसिट या मॉनेटरी ये पॉलिसी आए, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी को कौन, गवर्नमेंट। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है फिस्कल रूल्स। फिस्कल रूल्स क्या हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को। फिस्कल रूल्स का मतलब गवर्नमेंट रूल बना रही है, गवर्नमेंट रूल बना रही है। अगर मॉनेटरी रूल्स हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो फिस्कल रूल्स है ये स्पेसिफिक पॉलिसी टारगेट रखते हैं, इसमें इसके बेसिस पे फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, फिस्कल पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी टारगेट को अचीव करने के लिए डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है गवर्नमेंट। अगर इंडिया का केस देखें तो एन.के. सिंह कमेटी बैठी थी एक, उसने रिपोर्ट दी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे, उसकी सिफारिश पे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट फिस्कल रूल्स बनाती है। ये देखो 3 पॉलिसी टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ये रूल्स बनाती है। कौन कौन से टारगेट को अचीव करती है, पहला है स्पेसिफिक डेट टू जीडीपी रेशो, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशो, जितना कर्ज है गवर्नमेंट का बटे में जीडीपी कर दें, डिवाइड कर दें जीडीपी से, ये आ जाएगा जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशो। इसको मेंटेन करती है गवर्नमेंट फिस्कल रूल्स के जरिए, इसको बोलते हैं स्टॉक टारगेट, यानी कि ये टारगेट स्टॉक टारगेट है। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, यानी कि फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी से डिवाइड कर दें, जीडीपी से, तो यह आएगा फ्लो टारगेट बोलेंगे इसको, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो। फिर है रेवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, इसको कंपोजिशन टारगेट बोलते हैं। तो इन कंपोनेंट को अचीव करने के लिए फिस्कल रूल्स बनाती है गवर्नमेंट। देखो
जो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो भी है एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों के पास ये पोटेंशियल होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ तब भी प्रभाव पड़ेगा एफडी पे, फिजिकल डेफिसिट पे, या इन रेशो पे, डेट टू जीडीपी रेशो, या फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, सब पे प्रभाव पड़ेगा। और यही डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमी में क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अकॉर्डिंग ही ये प्राइमरली एक्सपेंडिचर जितना भी होता है ये टैक्स रेशो में गवर्नमेंट उसको फिक्स करती है कि जितने हमारे पास रेवेन्यू आया उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर करें, खर्चा करें। इसमें पहला एग्जिस्टिंग फिस्कल रूल्स होता है कि एक्सपेंडिचर पे कैप लगाएं, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से, इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर करे, खर्चा करे गवर्नमेंट। सेकंड रूल होता है कि जो डेट रेशो या डेफिसिट रेशो है ये क्या है, टारगेट लेवल से अगर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट का खर्चा यानी कि ज़्यादा हुआ है, फिर गवर्नमेंट को खर्चा एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि खर्चा कम करना पड़ेगा, या फिर उसे बोरिंग करनी पड़ेगी, उधार लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसे पॉलिसी टारगेट तो अचीव करने हैं, वो मीट होने चाहिए, डिमांड उनकी फुलफिल होनी चाहिए। इसके इम्प्लीकेशन से जो स्टेट की इकोनॉमी होती है, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी होती है, जो उसकी इंडिपेंडेंट है, उसकी अनिर्भरता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट अपनाती है, एक्सपेंशनरी का मतलब, एक्सपेंशन का मतलब है फैलाना, स्प्रेड करना, स्प्रेड करने का मतलब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी को स्प्रेड करने का मतलब, एक्सपेंड करने का मतलब है कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अगर खर्चा कम कर रही है तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर दी, सिकुड़ गई फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंडिचर कम किया गवर्नमेंट ने। तो ये अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, किस लिए, जो पॉलिसी टारगेट, एग्जिस्टिंग पॉलिसी टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी को नहीं अपनाना, पॉलिसी टारगेट को अचीव करना है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर खर्चा घटाना पड़ेगा। आगे कंक्लूजन में क्या हो सकता है, देखो, जो ये अभी के पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी टारगेट हैं ये इनएडुकेट हैं, अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। किस लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी या ग्रोथ रेट के जो चैलेंज है, चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये फिस्कल रूल्स हैं इनके ऑब्जेक्टिव और टारगेट जो नेचर हैं इनको दोबारा से री एग्जामिन करना पड़ेगा, अगर ग्रोथ रेट हासिल करनी है और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, घटाना है तो।